अच्छा, इसमें नोट्स तो हमारे लास्ट क्लास वाले ही यूज़ होंगे इस लेक्चर में, इसलिए लास्ट क्लास वाले नोट्स ही निकालें। ठीक है, बच्चों को आने दें 10-15 मिनट, फिर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फिर वो रिज्यूम करेंगे एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम वाला। हाँ जी, किधर है? अच्छा भाई, अब सुन लें, ये क्या आज क्या है? सैटरडे है? फ्राइडे? क्या तारीख है? 4 फरवरी है। बड़े मज़े हैं यार, महीना पहले जो है वो एक नेड़े लग गए हम। अच्छा, 7 फरवरी, 7 मार्च से शुरू हो रहे हैं ना पेपर। हद होगी यार, इन्हें सानू भी पता है, इतना तो हमें भी पता है। हद होगी, हद होगी। अच्छा, तो अभी उसमें 2 किस्म की चीज़ें हम करेंगे। एक तो हमारे होंगे शॉर्ट क्लिप्स, उसमें IS 38 के 1-2 कुछ सवाल हैं, एसोसिएट IS 28 के कुछ सवाल हैं, IS 1037 के तो आपको बता दिए थे। फिर लेटेस्ट अटेम्प्ट में से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करने वाली हुई, वो होंगी। इसी तरह और टॉपिक्स में आप चलते रहेंगे। IS 12 के अंदर सवाल हैं, बिल्कुल 1-2 हैं, उनकी डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट क्लिप्स पास्ट पेपर के 10-10, 12-12, 15-15 मिनट के शेयर होते रहेंगे। उनमें आपकी डिस्क्रिप्शन पे होगा, आप जब मर्ज़ी इनको अटेंड करें। जब भी आप IS 38 को करें तो वो 1-2 सवाल वो भी कर लें साथ, तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे होगा, जिस टाइम मर्ज़ी करें। तो ये इसकी कोई पता नहीं, अब मैं क्या कहूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। बच्चे सवाल पूछते रहते हैं, मैं फिर चीज़ें बनाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई मसला नहीं। मसला आपको होगा अगर है तो, ये अटेंड करने में, मुझे बनाने में कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए मेरी तरफ से तो ओपन है काम। तो ये पास पेपर साथ साथ डिस्कस होते रहेंगे। अच्छा, जो भी पास पेपर का इशू आएगा, ऑब्वियसली वो लैपटॉप वाली रिकॉर्डिंग होगी, प्रॉपर होती है, लास्ट टाइम भी की थी। अच्छा, इसके बाद एक हमारे फिर 2 क्लासेस होंगी। एक तो शायद अभी ही और करनी पड़े, आज ही, IS 8 की थोड़ी बहुती। तो इसके अलावा बता रहा हूँ, इसके अलावा 2 क्लासेस होंगी 6-6 घंटे की। लेकिन 6-6 घंटे में थोड़ा सा मुझे भी तैयारी इफेक्टिव नहीं रहती, उसकी तैयारी पहले करके आना और फिर 6 घंटे की क्लास लेना, तो स्टूडेंट तो शायद एब्जॉर्ब कर ही लेता है। तो उसमें मैं फिर 2-2 या 3-3 घंटे की क्लासें रख के आपको मैं टाइम बताता रहूँगा और उसको अपलोड करता रहूँगा। बहरहाल दिस विल बी अ पार्ट ऑफ सिलेबस, क्योंकि कुछ लीज की भी हमारी थ्योरी रहती है और कुछ जो है वो कंसोलिडेशन की भी थ्योरी रहती है MCQ के एतबार से, लेकिन दूसरी चीज़ें भी इसमें डिस्कस होंगी। बहरहाल इन शॉर्ट क्लिप्स में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं इन क्लासेस में मर्ज करके करूँगा। तो हाँ, ये फिज़िकल क्लास होगी, फिज़िकल क्लास होगी, मैं आऊँगा, आप आएंगे, सब बैठेंगे। तो ये मैं बता दूंगा, अभी कर लेते हैं, हो सकता है मंडे से कोई शुरू कर दें 2-3 घंटे की करके। अच्छा, अब जी आ जाएं। हाँ जी, मैं दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से सवाल रिवाइज करने हैं ओवरऑल सिलेबस में। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, पेज नंबर 93। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें शायद कुछ MCQs भी हमारे IS 12 के रहते हैं, लेकिन उसमें से आपको काम के MCQs जो होंगे वो, और आप फाइनल अकाउंट का हाँ देख लेते हैं। फाइनल अकाउंट की भी थोड़ी सी एक सफ़े की थ्योरी रहती है, कुछ थ्योरीज रहती हैं जिसमें हमारा 1 घंटा 1.5 लगना है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, पेज 93। कौन सा पेज है किताब का? 93। पता नहीं IFRS 15 के भी MCQs हैं कोई। अच्छा, पेज 93।
पिछला जो IS8 का लेक्चर अपलोड हुआ है इससे पिछले से पिछला, तो उसको इजी मत लीजिएगा, वो फाइनल अकाउंट के लिए बड़ा हेल्पफुल है। ये हजरात तशरीफ ला रहे हैं, बाकी जो है अच्छा टाइम लग जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, पेज नंबर 93। बता दें जी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब है। दो या दो से ज्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो उनको आपस में क्या कर लिया जाए, कंबाइन कर लिया जाए। डेट इज कॉल्ड एज बोलें कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं बॉटम से शुरू करूंगा। द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसकी मिसाल पहले हम लिख लेते हैं जो हमने क्लास में की थी। जे डॉट से आपने सूट लिया और वहीं से आपने ऑल्ट्रेशन करवाई। किसी को याद है इसको क्यों सिंगल पीओ कहा था? किसी को याद है क्यों सिंगल पीओ कहा था? माना कि ये इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट है, सूट बेचते हैं, ऑल्ट्रेशन आप बाहर से भी करवा सकते हैं, लेकिन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या थे? डिस्टिंक्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि एंटिटी इंटीग्रेशन सर्विस परफॉर्म कर रही है। एंटिटी इंटीग्रेशन सर्विस परफॉर्म कर रही है, तो एंटिटी वाज मॉडिफाइंग द आउटपुट बनाने के लिए एक इनपुट को बीच में डाल रही है। डिफरेंट इनपुट्स मिला के एक बड़ा आउटपुट नहीं बना रही, लेकिन आउटपुट को मॉडिफाई कर रही है। क्या डाल के? एक इनपुट डाल के। सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की एक और मिसाल पड़ी थी, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस और उसकी कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन। ये एक और मिसाल पड़ी थी सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की। डन हो गया। ये हमारी तीसरे पॉइंट की दो मिसालें हो गई, लेकिन मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 पकड़ा। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, जे डॉट ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 पकड़ा और कस्टमर से कहा भाईजान ये सूट आपको 10,000 का। अब ये कॉन्ट्रैक्ट 1 का बिल बन ही रहा था कि आपने फौरन बेगम को जो है वो तस्वीर खींच के भेज दी, ये सूट है। बेगम ने कहा ये नहीं मुझे पूरा आना, इसकी ऑल्ट्रेशन करवाओ। इसकी क्या करवाओ? आपने उधर ही नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। उसमें उन्होंने कहा अच्छा जी सर आप हमारे से ऑल्ट्रेशन करा रहे हैं, चलें आपको 500 की कर देते हैं, क्योंकि बैकएंड में उनके जहन में ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। तो उन्होंने कहा ये ऑल्ट्रेशन तो ये मोती शोती लगाना, बटन शटन लगाना 1000-1200 के लगते हैं, आपको हम 500 के लगा देते हैं, खत्म करें बात। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2। अब बोलें ये सूट वाला कॉन्ट्रैक्ट और ये ऑल्ट्रेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट, इनको क्यों मैं कंबाइन कर दूं? इसलिए कंबाइन कर दूं कि मेरी जो टीपी तय हुई है वो टीपी तय हुई है, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बोलें क्या? सूट, और एक ऑल्ट्रेशन। मेरी टीपी क्या बनी? 10,000 जमा, और गेटिंग द पॉइंट 10,500 मेरी टीपी बनी, लेकिन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 10,000 है और बाहर से सूट 1200 का अल्टर होता है। लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट 1 की वजह से कॉन्ट्रैक्ट 2 में भी मुझे हल्का फुल्का दे दिया डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को दोनों पे एलोकेट करना पड़ेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन ना करें तो ये लॉ की नजर में जुर्म है। ऐसे दो कॉन्ट्रैक्ट जो दो सफों पे मुश्तमिल हैं, एक सफे पे अलग साइन है, दूसरे सफे पे अलग साइन है, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में 5 मिनट की डेट का वक्फा डला हुआ है, 5 मिनट का वक्फा है। तो स्टैंडर्ड कहते हैं भाईजान इनको इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, दोनों को इकट्ठा करके आप डिस्काउंट एलोकेट करो। आगे तो कर लेंगे ना, डिस्काउंट तो एलोकेट कर लेंगे। ये टोटल आ जाएगा 11,200 और फिर दोनों पे डिस्काउंट एलोकेट हो जाएगा। चलेंगे, ये पहली मिसाल मैंने आपको दी। इन सूरत में कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा? बोलें कंबाइन। ये कौन सा मिसाल है? सिंगल पीओ, सिंगल पीओ, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। डन जी, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को क्यों कंबाइन करना जरूरी है? क्योंकि बैक एंड एंटिटी क्या सोच रही है? 500 इस वजह से ले रही हूं कि पहले कौन सी वाली चीज बेची है? 10,000 वाली।
दोनों कॉन्ट्रैक्ट की मिला के प्राइस कितनी बनी? 10,500। स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस मैंने एज्यूम की है 1200। इस तरह होता है कि जो ऑल्ट्रेशन है उसमें कुछ चीजें प्लेस हो रही होती है और वो कह रहे होते हैं कि हम ये चीज हम रख लेंगे, जो नई चीज लगी है वो हम लगा देंगे, वो भी वो आप उससे नेट कर लो, कोई नहीं, इस प्राइस से। ये प्राइस वो नेट करके ही बताएंगे आपको। नहीं नहीं, फिर वो ये प्राइस नेट करके बताएंगे आपको, लेकिन उसमें भी देखना पड़ेगा कि जो बकाया चीज आपको डिलीवर हो रही है उसकी मार्केट प्राइस क्या है, ये है या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल रिलेट कर रही है। वो सबर करो, स्टैंडर्ड ने बस 3 मिसालें दी हैं, 3 सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन करने हैं, इसके अलावा दुनिया का कोई कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन नहीं करना आपने। मुझे पहले कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ कंबाइन करना है ये मुझे बताने दो, फिर उसके बाद बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कब कंबाइन नहीं करना। चलो जी, पहला फारिग हुआ। दूसरा, so there is a need of combination because you need to allocate the discount. Okay. अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट नंबर वन इज, आपने कहा कि भाईजान वलीमे का फंक्शन है, वलीमे का फंक्शन है, कितने लगेंगे? मैरिज हॉल ने कहा भाईजान 6 लाख रुपए लगेगा आपका, 6 लाख रुपए लगेगा। आपने कहा फंक्शन के बाद जो है वो जो मेहमान आए होंगे उनके लिए बस सर्विस चाहिए। भाईजान देयर इज नो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बिकॉज द एंटिटी इज नॉट प्रोवाइडिंग एन इंटीग्रेशन सर्विस। These two things cannot be an input to produce a combined output. Therefore, this is not a single PO. I'm talking about something else now. These are separate POs. These are separate POs. कहते हैं भाईजान बस सर्विस आपको दे देंगे, आप टेंशन ना लें, जहाँ भी लोगों को पहुँचाना है घर घर पहुँचा के आएंगे, आप टेंशन ना लें। चलें आप ऐसा करें, आपके लिए ना 50,000 की कर देते हैं। और बताएं कुछ, और बताएं। आपने कहा नहीं बस बहुत हो गई है, आपके लिए कितने की कर देते हैं जी? 50,000 की। These are not single POs. These are not. These contracts are negotiated as a package with a single commercial objective to bhugta walima. This is a single commercial objective to bhugta walima. But these are not integration. These are not inputs to produce a combined dulha dulhan. These are not inputs to produce a combined output. These are single performance obligations. These are separate performance obligations. But इसकी हेडिंग बने, बताएं क्या बनेगी? सिंगल पीओ नहीं बनेगी, इसकी हेडिंग क्या बनेगी? सेम कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। अब भाईजान देखा जाएगा आगे कि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बस की क्या है और वो सारा उसी तरह होगा। होते स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बस की 70,000 हो। अब अगली कहानी उसी तरह बता दें सारी। वलीमा और बस सर्विस टोटल कितना? टोटल 6,50,000 टीपी तय हुई है। दोनों की जमा कर दिया करेंगे, फिर दोनों की जमा करनी पड़ेगी। 6,50,000 प्राइस तय हुई है और वलीमा तो 6 लाख में ही शायद होता था, लेकिन ये बस सर्विस बाजार से 70,000 की मिलती थी, जिसकी वजह से इन्होंने इसको 50,000 की सिंगल ऑब्जेक्टिव सामने रखे कि यार वलीमा इनका भुगता दें। दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। ये सिंगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी, ये 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होंगी। जिस वक्त वलीमा खत्म हो जाएगा उस वक्त इसका रेवेन्यू बुक होगा, और जिस वक्त बस सर्विस पहुंचा देगी सवारियों को उसका रेवेन्यू उस वक्त बुक होगा। ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए बुलेट 3 है, ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है बिकॉज देयर इज नो इंटीग्रेशन सर्विस। दिस कैनॉट बी कंबाइंड, दिस आर नॉट एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। तो
वो सिर्फ हमें वैसे मार्केट में मिल रहा है। नहीं, वो वलीमे के फंक्शन की वजह से है ना, सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है। उसका मकसद क्या था? वलीमा इनका भुगतवा देता हूँ किसी तरह, सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। हम उसका डिस्काउंट बस का सीमेंट में क्यों डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं कि उसकी वजह से इसका मिला शहजादे। वरना अगर आप कहो भाईजान मैं वलीमा नहीं करा रहा, तो कहेगा चल ना बस की तू फिर चल। क्या? हाँ, ये दो सेपरेट पीओज रहेंगे, यू राइट। क्या चीज यार? एक मिनट, पिछले में तो हमने गलत कर दिया है। सॉरी, पिछले में मैं गलत कर दिया है। पिछले में तो दो पीओज बने ही नहीं थे। एक मिनट, हाँ, आई टेक माई वर्ड्स बैक। पिछले में तो दो पीओज बने ही नहीं थे, तो पिछले में फिर एलोकेशन की जरूरत ही नहीं थी। बस दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या करना था? कंबाइन करना था। बस दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करना। लेकिन इसमें सही है बिल्कुल। पहले इसको नोट करें, फिर पिछला रहता है मैं दोबारा। इट इज सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो फिर तो आपको कंबाइन करने की जरूरत, कंबाइन तो करेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट्स को, लेकिन डिस्काउंट की एलोकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सूट और स्टिचिंग इकट्ठी करके आप सूट डिलीवर कर रहे होंगे एक तरह का। ओके, ये दैट इज राइट, दिस इज राइट, नो देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। अच्छा, कंट्रोल Z करते हैं, लग रहे हो जाए। पिछला वाला था कि हम सही कर लें। डन, नोट कर लिया। ऊपर हेडिंग क्या दी है? सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। नोट्स पिछली क्लास वाले देखना जरा, हैं पड़े हुए? पिछली क्लास वाले चल रहे हैं। नहीं, ये हो नहीं सका। चलें जी, पिछले का सॉल्यूशन रिवाइज वाला बताएं। कुछ भी नहीं, बस रेवेन्यू बुक कर लें, कोई एलोकेशन नहीं, दो पीओज ही नहीं है। तो रेवेन्यू कितना टोटल बना था? 10,000। बस ठीक है, सूट देते ही डिलीवर कर लें, बुक कर लें। ऑन डिलीवरी ऑफ सूट, नो नीड ऑफ एलोकेशन लिख लें, उसका सॉल्यूशन काट के, नो नीड ऑफ एलोकेशन। तो बाद में करवाते हैं ऑर्डर, वो तो फिर सेपरेट हो जाता ना। ओके, ऑन डिलीवरी ऑफ सूट पूरा 10,500 का रेवेन्यू बुक कर लें। चलें जी आगे। आखिरी चीज, इसके बाद आपने नीचे वाली एग्जांपल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तीसरी, द कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बड़ी आसान सी चीज है। पेमेंट ऑफ लैपटॉप इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रिंटर। तो आपने कहा लैपटॉप की पेमेंट करूंगा क्या देने पर? हाँ, प्रिंटर। द कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ। और ये शादी वाले में भी हम एग्रीमेंट में डील में कर सकते हैं, शादी वाले में भी डाल सकते हैं। भाईजान तुझे वलीमे के पैसे तब मिलेंगे जब तू हमें क्या प्रोवाइड कर देगा? बस सर्विस। तो इसका मतलब है बस सर्विस और वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रहेंगी, बट इनको कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसी की मिसाल दोबारा लिख लें, अब इसकी मिसाल लिखें पॉइंट टू की। If payment of walima is dependent on giving bus service, then we will also combine these contracts as above. Solution same है। as above। अब आप ये कहेंगे कि ये पहला वाला बुलेट और दूसरा वाला बुलेट अलग अलग कैसे है और इसकी एग्जांपल आपने एक कैसे करा दी? तो सिंपल सा जवाब है, पहले वाले बुलेट में सेलर की नियत थी इसका वलीमा भुगतवा दूं, तो सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। उसमें पहले वाले में मैंने ये नहीं लिखवाया था कि तुझे पैसे तब दूंगा वलीमे के जब बस सर्विस दे दूं, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो हो सकता है वलीमे के पैसे एट स्पॉट में उसे दे देता। लेकिन दूसरे में क्या था?
दूसरे में मैंने कहा था दूसरी वाली सर्विस परफॉर्म करेगा तो पहली के तुझे क्या दूंगा। ऐसी सूरत में भी स्टैंडर्ड कहते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सेपरेट, एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा होगा दिस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद बिटवीन सूरज मैरिज हॉल एंड मिस्टर सूरज, चलो मिस्टर मोमबत्ती, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन सूरज मैरिज हॉल एंड मिस्टर मोमबत्ती फॉर द वलीमा ऑफ मोमबत्ती। ये कॉन्ट्रैक्ट अलग फाइल में लगा होगा, फिर दोबारा फाइल निकालेंगे, दोबारा प्रिंट निकालेंगे। देयर इज एन ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बस सर्विस, और इसमें ये कहीं नहीं लिखा होगा कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो इसको तो वैसे ही सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव में डाल देना है। और अगर ये लिखा हो बस सर्विस वाले में कि वलीमा और बस सर्विस किस तरह आपने लेके चलना है कि बस सर्विस के पैसे या वलीमे के पैसे आपको तब देंगे जब बस सर्विस दे दें, तो डिपेंडेंसी पाई जा रही हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर देना, कंबाइन कर देना। ओके, लेकिन एक बात याद रखिएगा यार, नोट significance of combining the contract is that all contracts will have a single combined transaction price, but they may have more than one POs. मकसद क्या है इस सारे का, they have single combined transaction price, but they may have बोले more than one. Significance जरा दोबारा सुने, the significance of combination of contract is that they have single combined transaction price but more than one POs. अच्छा जी, अब बता दें कितनी सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन हो सकते हैं। ये थ्योरी की हद तक के सवाल आ सकते हैं मेरे ख्याल से। कितनी सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन हो सकते हैं? 3 सूरतों में। अगर सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव का लफ्ज पेपर में लिख दें, ये लफ्ज आपने ढूंढना है। दूसरा लफ्ज वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरी बात सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ओके, हाँ ये देखो इसका स्टैंडर्ड का पैरा लिखा होगा, मेरा नहीं ख्याल, पैरा 17 ये मैंने पैराज आपको बताने हैं इंशाल्लाह, सारे स्टैंडर्ड की पैराज आपको बताऊंगा। बस एक एक करके आप चीज़ें शुरू होंगी, अब एकदम लोड ना डालिएगा, आप ये भी कर दें वो भी कर दें, एक एक करके चीज़ें शुरू होंगी। और मैं वेला बिल्कुल नहीं बैठूंगा, मुझे भी पता है मैंने वेला नहीं बैठना, एक एक करके चीज़ें आनी शुरू होंगी। अच्छा जी, हाँ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। तो एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम में रूल बताएं। पहले क्या टेस्ट करते हैं, पहले क्या कोशिश करते हैं? एट अ पॉइंट इन टाइम में ग्राइंड नहीं, स्टैंडर्ड की जो मेथोडोलॉजी है ना, स्टैंडर्ड कहते हैं 3 टेस्ट लगाओ, अगर उन तीनों टेस्टों में फेल हो जाओ तो फिर किस में, सॉरी इधर ओवर टाइम के लिए 3 टेस्ट लगा, अगर उन तीनों में फेल हो जाओ तो फिर एट अ पॉइंट इन टाइम। वो 3 टेस्ट क्या थे वो रिवाइज करा दें, फिर एट अ पॉइंट इन टाइम की एग्जांपल आपको करवा देता हूं। किस पेज पे थे? 109। अगर एंटिटी सर्विस दे रही है जिम की और कस्टमर साथ साथ कंज्यूम कर रहा है। दूसरी बात, एंटिटी उसके घर आके चीज बना के दे रही है और साथ साथ कस्टमर का कंट्रोल आ रहा है। और तीसरी बात बता दें, किसी को याद हो? हाँ, एंटिटी अपने ही शायद गोदाम में चीज बना रही है, लेकिन 2 बातें हैं, एंटिटी के पास इसका अल्टरनेट यूज कोई नहीं है, और एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डली हुई है कि अगर डिफॉल्ट होता है कस्टमर की तरफ से तो कस्टमर क्या पे करेगा? पेनल्टी पे करेगा। पेनल्टी नहीं पे करेगा, उसको कंपनसेट करेगा, रेवेन्यू वगैरह उसको जो बनता होगा तब तक का वो रेवेन्यू बुक करेगा। अगर ये तीनों बातें ना पाई जाएं, अगर ये तीनों बातें ना पाई जाएं, एक लाइन अलग रे लिखी हो, हाँ पेज 107, if performance obligation is not satisfied over time, अगर ये तीनों बातें नहीं पाई जा रही, if performance obligation is not satisfied over time, an entity satisfies the performance obligation at a, तो फिर आप किस वक्त दे रहे हैं सर्विस? at a point in time. To determine the point in time at which a customer obtains control of a promised asset and service, the entity shall consider the requirements for control. कहते हैं कंट्रोल की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी अब। In addition, the entity shall consider indicators of transfer of control which include but are not limited to the following.
ये क्या मतलब होता है? विच इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। किसी बंदे ने कहा, किसी बच्चे के वाले साहब ने कहा कि यार जरा क्लास में चक्कर लगा के आओ, मेरा बेटा जो है ना उसमें ये 4-5 इंडिकेटर्स होंगे, ऐनक लगाई होगी, ब्लैक बाल होंगे और इस तरह का सूट पहना होगा, इस तरह का बैग होगा। ये बस इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, सारी बातें नहीं हैं, कुछ और बातें भी हो सकती हैं, लेकिन शायद इनकी बेस पे शायद तुम जज कर लो कि इन 100 बच्चों में से मैं किसको रेफर कर रहा हूं। जरूरी और कंक्लूसिव नहीं है ये चीजें। तो ये पीओ ओवर टाइम जैसी चीजें नहीं है, और इन चीजों के होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप रेवेन्यू बुक कर लो। कहते हैं कुछ इंडिकेटर्स हैं, हल्की फुल्की मिसालें कहते दे रहा हूं, अगर ये चीजें पाई जा रही हो ना तो मैं कहता हूं रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम बुक कर लो, ओवर टाइम बुक ना करो। और ये सारी काट दें, क्योंकि वो इसमें कुछ ऐसी डिस्कशन है, आईकेप को भी मैंने ईमेल भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये इसमें से कुछ चीज़ें नहीं है हमारे स्कोप में, तो इसको फिलहाल आप काट दें यहाँ तक। अच्छा जी, पेज नंबर यार 108 काटने वाली चीज़ है, तो पेज नंबर सबने पूछ लिया, हाथ होगी यार। 4-5 इंडिकेशंस बता दें जिससे पता चले कि चीज बिक गई है एट अ पॉइंट इन टाइम, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, फौरन बिक गई है। एंटिटी हैज राइट फॉर पेमेंट ऑफ दी एसेट, आपका हक बन गया सेलर का पैसे लेने का, तो कहते हैं मुझे लग रहा है कि चीज बिक गई है। या फिर कस्टमर को लीगल टाइटल ट्रांसफर कर दिया आपने, तो कहते हैं मुझे लग रहा है कि शायद चीज बिक गई है तो ही टाइटल ट्रांसफर किया, वरना ऐसे दुनिया में नहीं टाइटल ट्रांसफर होते। आगे, द कस्टमर हैज फिजिकल पोजेशन, कस्टमर का फिजिकल पोजेशन आ गया है, कंसाइनमेंट सेल काट दें, कस्टमर का फिजिकल पोजेशन आ गया है, कहते हैं मुझे लग रहा है कि जैसे चीज बिक ही गई है, वरना कब्जा कुब्जा लोग नहीं देते चीजों का अपनी। कस्टमर के पास अगर फिजिकल पोजेशन आ गया, कहते हैं मुझे लग रहा है चीज बिक गई है। इंडिकेटर्स हैं, कंफर्म बातें नहीं है, एक्सेप्ट बिल एंड होल्ड। बिल एंड होल्ड में याद रखना, आप उसको फिजिकल पोजेशन नहीं देते फिर भी आपने सेल बुक करनी होती है, एक्सेप्ट बिल एंड होल्ड। कस्टमर हैज सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट, रिवॉर्ड्स उसने एंजॉय करने हैं। ये जो मशहूर ज़माना पुराने स्टैंडर्ड में बात थी IAS 18 के अंदर, लेकिन वो स्टैंडर्ड अब डिलीट हो गया हुआ है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर कस्टमर के हैं तो भी ये इंडिकेटर है कि सेल का बुक करो एटा। और 5वां इंडिकेटर, कस्टमर ने ये एसेट कबूल कर लिया, अगर कबूल कर लिया तो फिर कबूल फिर उसका है, तो पीछे क्या रह गया ना, जब उसने कबूल कर लिया तो पीछे क्या रह गया, फिर ये उसी का है तो उसने कबूल किया ना। भाईजान ये 5 बातों को मैं तो कहूंगा डस्टबिन में जाके फेंक दें, 3 बातें असल हैं। अगर उन तीनों में से कोई एक बात भी है तो स्टैंडर्ड कहता है दैट इज रेवेन्यू टू बी बुक्ड आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम। उन तीनों के अलावा कुछ भी है तो एटा ऐसे पंगे लेने के लिए ना उसने पैरा 38 डाल दिया। अगर कभी पेपर में आ जाए कि एटा पॉइंट इन टाइम के इंडिकेटर क्या हैं तो इस पैरे को टिक कर लें। तो ये 4-5 इंडिकेटर्स हैं जिसमें शायद पता चल जाता है कि शायद सेल हो गई है, लेकिन कंफर्म नहीं है। कहता है ये भी एक लफ्ज पढ़ें क्या लिखा हुआ है, विच इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। और अगेन ये कह रहा है कि ये पक्का सबूत नहीं है, दीज आर ओनली इंडिकेटर्स कि शायद मेरे ख्याल से सेल हो ही गई है। चलो यार बस बहुत हो गया न्यूमेरिकल। डिस्काउंट वोचर, यार ये तो खत्म होने की तरफ जा रही हैं चीजें। डिस्काउंट वोचर चलो यार बड़ा आसान सा सवाल है। डिस्काउंट वोचर, अच्छा जी, आप बाजार से गुजर रहे थे, एक दुकान के बाहर आवाज लग रही थी अंडे ले लो अंडे, बिस्किट ले लो बिस्किट बिस्किट। अब आप गुजर रहे थे, पायजान पापड़ पापड़ मजे थे पापड़। अब आप गुजर रहे थे तो आपने कहा आप निकल गए, खड़े हो, दुकानदार ने कंधा पकड़ा, भाईजान पहले मेरी ऑफर सुन लें। आप एकदम रुक गए, आप बेले थे, कोई काम था नहीं, आप एकदम रुक गए। आपने कहा हाँ यार क्या ऑफर है तेरी? कहते यार ये ना 100 रुपए के हैं तो मैं तुझे ना 100 रुपए के लगाता हूं। मैं तुझे कितने के लगाता हूं? लेकिन
लेकिन ये भी मेरी तरफ से। आपने कहा कागज का टुकड़ा, आपने कहा कागज का टुकड़ा, कहते हैं हाँ ये भी मेरी तरफ से। आपने कहा यार मैं जरा इसको समझने की कोशिश करता हूं। जब आपने कागज का टुकड़ा खोला तो कागज के टुकड़े के ऊपर जो है वो लिखा हुआ था, आप अगर हमारे पास आए तो आप बड़े हमारे अजीज कस्टमर बन जाएंगे और आइंदा इंशाल्लाह हम आपको 40% पैसे छोड़ेंगे। आप अगर हमारे पास आए तो हम आपको डिस्काउंट देंगे और आइंदा आपको कितने पैसे छोड़ेंगे? 40% पैसे छोड़ेंगे। ये जो सफ़ा है, ये सफ़ा कस्टमर की जेब में चला जाएगा, ये सफ़ा कस्टमर की जेब में चला जाएगा और ये सेलर के लिए एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगा। क्यों से सेलर के लिए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनेगा? एक चीजें डिलीवर कर दी हैं, नाउ सेलर इज लायबल टू गिव डिस्काउंट। अब सेलर लायबल है कि नेक्स्ट परचेज पे डिस्काउंट देगा, लेकिन मोहतराम अगेन फड्डा वही आ गया कि हम उसको एक लिमिट तक ऑफर करेंगे। उसे ये नहीं कहेंगे कि 100 रुपए के मार्कर मैंने तुझे भी बेच दिए हैं, आइंदा 1000 रुपए तक की भी चीजें ले ले तो 40% पैसे छोड़ दूंगा, बिल्कुल ये नहीं कहेंगे। हम उसे कहेंगे कि मोहतरम 100 रुपए के मार्कर आपको बेच दिए हैं, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये तक अगर आपने चीज़ें पसंद अगली दफ़ा आके ले ली ना तो बस इस हद तक आपको डिस्काउंट मैं दे दूंगा, इन पे 40 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दूंगा। आपने फ़ोन किया, बानो ऑफ़र बड़ी ज़बरदस्त है, बेगम को अपनी 100 रुपये की चीज़ लें, 100 रुपये की चीज़ लें और साथ ऑफ़र क्या मिलेगी? फिर कभी दुकान पे जाके अगर जिंदा रहे तो 40% क्या मिल जाएगा? लेकिन बानो 60 दिन में चीज लेनी पड़ेगी, वरना दुकानदार कह रहे हैं ये ऑफर नहीं है। बानो ने कहा कोई मसला ही नहीं, टेंशन ही ना ले, हम 60 दिन के अगले दिन जाके चीज ले लेंगे। तो आप बता दें सेलर ने क्या क्या किया। नंबर 1 गुड्स बेची एंड नंबर 2 डिस्काउंट वोचर हैंड ओवर किया। ठीक है, ओके। अगली बात, आपने घर जाके सोचा कि यार मैं पिछले साल रमजान के सीजन में यहां से गुजरा था तो दुकान के बाहर लिखा हुआ था रमजान की वजह से 10% डिस्काउंट, या छोटी ईद आ रही है उस वजह से 10% डिस्काउंट। तो आपने कहा ये तो डिस्काउंट इसने दिया हुआ था, लिखा हुआ था दुकान पे। तो आप जब गुजरे अगले दिन तो आपने देखा कि 10% डिस्काउंट वाला बैनर वैसे ही लगा हुआ है, 10% बैनर लगा हुआ है। आपने कहा यार ये दुकानदार सही है, मुझे 40% लिखा है और मुझे इसने धोखा दिया कि 40% का डिस्काउंट है, हकीकत में 10 तो सबको ही देता है। तो जो मुझे इसने 40% लिखा है ये तो फंसाने के लिए लिखा है, असल तो मुझे कितना देना चाह रहा है? 30% डिस्काउंट। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें ये भी टेस्ट किया करेगा वो कि नॉर्मल डिस्काउंट भी कुछ लोगों को दिया जा रहा होगा, टोटल डिस्काउंट हमें कितना दिया जा रहा है? 40%। आम लोगों को डिस्काउंट कितना दिया था? 10%। तो मुझे तो फिर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 30%। ओके, एक और काम आएगा यहां पे, छोटा सा कॉन्सेप्ट कि कस्टमर के आने का कितना चांस है। ये भी एक कॉन्सेप्ट बिल्ट इन करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी कि वो आएगा या इसमें आएगा या नहीं आएगा वाला सिनेरियो नहीं होगा। इसमें ना स्टैंडर्ड कहते हैं आप परसेंटेज लगा दें, अगर उसके आने का 70% चांस है तो 70% लगा दें, अगर आप उसके आने का 40% चांस है तो 40% लगा दें। बस जितना उसके आने का चांस है ना उतने परसेंट समझ लो कि आपने एक परसेंटेज और फैक्टर अप्लाई करना है कि इतने उसके आने का चांस है। यहां पे इस तरह नहीं करना कि एक परसेंटेज दी हुई है तो दूसरी है, जिस तरह वेरिएबल कंसिडरेशन में करते थे। यहां आपने परसेंटेज एक ही गिवन होगी और वो लगा देनी है, वो उसके आने का चांस होगा। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर ₹100 on 5 January 2001. As a part of the contract, the entity gives the customer a 40% डिस्काउंट वोचर। अच्छा, आप जरा जहन में रखें, एक क्या बेची है? प्रोडक्ट ए। एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी गिव्स द कस्टमर आ 40% डिस्काउंट वोचर फॉर एनी फ्यूचर परचेज। लेकिन फ्यूचर परचेज ये नहीं कि पूरी दुकान आके खरीद ले तो 40% डिस्काउंट दूंगा, सिर्फ कितनी? ये 100 और ये 100 पेपर में बराबर नहीं होगा, ये तो इत्तफाकन बराबर हो गया है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आपने? कॉन्सेप्ट, ताकि पेपर में फिगर्स आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। तो फिलहाल कितने की चीजें बेची हैं? 100 की। और चंद दिनों बाद कितने की चीजें बेचेगा? 100 की। ठीक है जी। तो 100 तक अगर उसने चीजें ले ली तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 40%।
इन नेक्स्ट 60 डेज, कितने दिनों में आ सकता है? 60 दिनों में। द एंटिटी इंटेंड्स टू ऑफर अ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल सेल्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डेज, अ पार्ट ऑफ द सीजनल प्रमोशन। 10% तो वो सारों को ही दे रहा है, तो हमें असल में कितना डिस्काउंट? 30 के फेवर हमें दे रहा है, 10% तो सबको ही डिस्काउंट देता है यार। ऑन 5 जनवरी, यानी उसी दिन ऑन 5 जनवरी। अब ये आज खड़े होके अंदाजे लग रहे हैं या एक्चुअली कस्टमर आ गया? आज खड़े होके। ऑन सेम डेट हमें चांस लगता है 80% दैट द कस्टमर विल रिडीम द वाउचर। और ऑब्वियसली यार ये उसकी शक्ल से ही पता चलेगा। अगर तो उसकी शक्ल में डिस्काउंट वाउचर मिल गया कसम से, वो यार खीर होगी, फिर तो हमें लगेगा इसके आने का चांस है। और अगर कोई मिसाल के तौर पे सीरियस सा बंदा हुआ मिसाल के तौर पे, तो वो जेब में डाल के चला जाएगा। आप सोच रहे पता नहीं यार इसके आने का 30-40, अब हमें नहीं पता कि ये परसेंटेज कैसे निकलती है दुनिया में। शुक्र है पेपर में गिवन होगी। असल में आप लोग कहते हैं इधर मसले हैं, मसले तो बाद में शुरू होने हैं कि बिल्डिंग की लाइफ क्या होनी है। फिर आपने सर को फोन कर रहे होने हैं, सर बिल्डिंग खरीदी है उसकी लाइफ क्या क्या लें, वो तो गिवन होती थी सवाल में। तो सर 20 लें 50 लें क्या लें, मसले तो वो आने हैं आपको जिंदगी में, ये तो कोई मसले नहीं है, ये तो सब कुछ गिवन होता है। ऑन 5 जनवरी 2001 द एंटिटी एस्टिमेट्स एन 80% लाइक्लीहुड दैट कस्टमर विल रिडीम द वोचर। 80% चांस है कि वो वोचर रिडीम कर देगा एंड द कस्टमर विल ऑन एवरेज परचेज 50। बता दें जी क्या मैं करूं? 100 तक की उसे ऑफर की है कि 100 रुपए तक की चीजों पे तुझे 40% छोड़ दूंगा। मेरा ख्याल है कि वो 50 तक की चीजें लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। तो बता दें अब जो मैं कैलकुलेशंस करूं 100 की बेस पे करूं 50 की बेस पे, एक्सपेक्टेशन पे ही मैं रेवेन्यू बुक कर सकता हूं। अच्छा दूसरी बात, मैं क्या 30% डिस्काउंट्स लगाऊं या 10%? तो सबको ही मिल रहा है और मुझे 30 मिला है। असल में 10% सबको ही मिल रहा है, तो मुझे कितना मिला है? सिर्फ 30%। डन। तो लेट्स स्टार्ट, वर्किंग एलोकेशन की शुरू करें जी। ऑब्लिगेशन नंबर 1 प्रोडक्ट लिखा हुआ है पर डे। और दूसरी ऑब्लिगेशन कस्टमर घर में क्या लेके जा रहे हैं? प्रोडक्ट ए और डिस्काउंट वोचर। तो दुकानदार ये दोनों चीजें इशू कर रहे हैं। अच्छा जी यार इसमें ना एक मजे की बात हुआ करेगी, इधर देखनी है आपने, इसमें एक मजे की बात होगी। इधर देखें, ये दोनों ना सेम लिखनी है आपने, ये दोनों सेम लिखनी है। असल में ट्रांजैक्शन प्राइस भी 100 है। ट्रांजैक्शन प्राइस क्यों 100 है पहले ये मुझे बताएं। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल फॉर 100 कस्टमर। वोचर तो उसको ऐसे ही पकड़ा दूंगा ना, तो वोचर के तो फ्री किस्म का दूंगा। तो इसमें ये आपने 100 रखा करना है टीपी, और ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी कितने की बेच रहे हैं आप? 100 की बेच रहे हैं। तो एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर ₹100 ऑन 5 जनवरी 2001। इन दोनों को आपने सेम रखा करना है, लेकिन अब किसकी प्राइस या स्टैंड अलोन प्राइस निकालनी है? हाँ, तो लिखें अपने रजिस्टर के ऊपर, डिस्काउंट वोचर की स्टैंड अलोन प्राइस निकाला करेंगे, खुद निकाला करेंगे, ये गिवन नहीं होगी पेपर में। डिस्काउंट वोचर की स्टैंड अलोन प्राइस खुद निकाला करेंगे। खत्म यार, क्या करना है वो बताएं। हाँ जी, कितने वाली गुड्स पर डिस्काउंट देंगे? ऑफर है 100 की उसे। ओ भाईजान ये वाला 100 नहीं देखना, ये वाला 100। ऑफर उसे कितने तक की है? 100 की चीजें जब मर्जी आके ले ले। फर्स्ट करें 100 रुपए के 2 तो बिस्किट के पैकेट ही आ जाते हैं बड़े वाले, तो हमने कहा 100 रुपए के 2 बिस्किट के पैकेट जब मर्जी आके ले ली, तो ये 40% छोड़ दूंगा। जाते हुए मैंने सोचा कि यार इसके कोई बिस्किट खाने का प्लान नहीं, शायद एक बिस्किट ले जाए। तो अब बता दें जितने की ऑफर की उसको देखूं या जितने की ऑफर वो एक्सेप्ट करेगा? जितने की ऑफर एक्सेप्ट करेगा। तो पहली बात ये हो गई कि हम 50 को बेस बनाएंगे। अगली बात, कितने परसेंट चांस है? अच्छा डिस्काउंट पहले लगाओ, कितने परसेंट उसको डिस्काउंट देंगे? अगर वो 50 की चीज लेने आ गया कितने परसेंट डिस्काउंट देंगे? 30%। 30% कितने परसेंट डिस्काउंट देंगे? 30% डिस्काउंट देंगे। तो 30% इसको डिस्काउंट देंगे। नेक्स्ट, कितने परसेंट चांस है कि वो आ जाएगा? अब 3 सवाल हैं, तीनों के जवाब मुझे बता दें। कितने तक की चीज वो ले सकता था? इसे इग्नोर करना है। कितने की चीज हमारी नजर में वो लेगा? 50। कितना डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं? कितना चांस है कि वो आएगा? इस परसेंटेज को लगा दिया करना है जी। जवाब
एलोकेशन कर दें। हाँ जी, 11 सर वैसे ये तो नेक्स्ट जो परचेज करेगा उस पर डिस्काउंट है। भाई कह रहे हैं ये असल में तो नेक्स्ट परचेज पर डिस्काउंट होगा ना, तभी तो इसको डिस्काउंट दिया ही नहीं। लेकिन मोहतरम अगर ये चीज़ ना लेता तो ये वाला डिस्काउंट भी ना देते इसको, तो उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट ना हम इसमें बुक करने लगे हैं। अच्छा जी, आप बोलें जी क्या बन जाएगा, फारिग करें ना इसको, एंट्री बताएं। कैश डेबिट सेल क्रेडिट लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट क्रेडिट, बार बार बोलें, कैश डेबिट सेल क्रेडिट लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट क्रेडिट। अब जब वो आएगा ना तो याद रखिएगा 50 की चीज नहीं लेगा, 55 की लेगा, 60 की लेगा, 40 की लेगा, हो सकता है 50 की ले ले, लेकिन अब जरूरी नहीं कि वो 50 की चीज ही आके ले, वो पता नहीं कितने की चीज आके ले। तो पहले मैं एक पहली एंट्री करने लगा हूं, जो मैंने किस दिन करनी है बोले, 5 जनवरी 2001। चलें जी, एंट्री बताएं। कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट 189 चलें जी, नोट कर लें। जी ये एंट्री किस दिन खड़े होके कर रहे हैं? नहीं 5 जनवरी तो छोड़े ना, मुझे कॉन्सेप्ट बताएं। ये एंट्री किस दिन खड़े होके कर रहे हैं? जिस दिन पहली प्रोडक्ट बेची है, अगली का अभी पता नहीं है, अगली वो अंदाजा ही है जिस दिन पहली प्रोडक्ट बेची है। अब भाईजान मैंने ना ये आके 3 सवाल बना दिए हैं। शो द जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग, एज्यूमिंग का क्या मतलब है? सपोज करें कि वो 50 रुपए की चीजें लेके चला गया जैसे हमने सोचा था, इसका तो बड़ा रेयर चांस था, बहरहाल एग्जैक्ट 50 की चीजें लेके चला गया और हमारे पे हमारी बुजुर्गी खुल गई कि जो हम अंदाजा लगाते हैं वही होता है। तो एक ये ऑप्शन है कि वो 50 की चीज लेके चला जाए, दूसरी ऑप्शन है वो 20 रुपए की चीज लेके चला जाए, और तीसरी ऑप्शन है वो साइलेंट मोड पे लग जाए। द कस्टमर डिड नॉट केम इन 60 days एंड ऑप्शन वाज लैप्स। तो यार मैं हर एक की ना अब पहली वाली एंट्री तो बार बार करनी पड़ेगी, तो मैं हर एक की पहली वाली एंट्री बार बार नहीं कर रहा, सोल्यूशन में मैंने कर दी हुई है। अभी तीनों सिनेरियोस की अलग अलग एंट्री आप मुझे करवा दें। हाँ जी, सिनेरियो ए, डेट बता दें आप किस दिन मैंने एंट्री करनी है। 20 फरवरी। 60 दिन की ऑफर थी, वो 15 दिन में आ गया। 20 फरवरी। बानो रोजाना कहती थी टुर जा तेरी मेहरबानी, टुर जा तेरी मेहरबानी, टुर जा दुकान ते शेवा लेके आ। तुसी पक्का ही टुर जा वाला सीन रखा है। The customer made the purchase of 50 of additional products. जी हजरात, जी सर, 30% डिस्काउंट। अच्छा नहीं पसंद आ रहा यार इनको, जाने दो यार, जाने दो यार, छोड़ो पर यार, सादा बातें किया करो, तिल वाली बातें करते हो फिर परेशान हो जाते हैं आप। ठीक है भाईजान, दुकानदार कैश कितना लेगा इससे बोलें? वाई द कस्टमर मेड द परचेज ऑफ ₹50, उसने ₹50 की परचेज कर ली है, तो ₹50 की जब परचेज कर ली है तो दुकानदार ने बोले कितना डिस्काउंट देना है? 40%। एक्सेलेंट। क्यों 40% डिस्काउंट देना है? मैं यहां पर 30% क्यों नहीं लगा रहा, सोच के बता दें। बाय सबसे पहली गलती ये होती है पेपर में, क्या दोनों जगह क्या लगा देते हैं?
30%। दोनों जगह क्या लगा देते हैं? भाईजान मुझे बताएं उससे डिस्काउंट देंगे कितना हम जब आएगा? 40% उसको डिस्काउंट देंगे ना, या तो वो डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस होती फिर और बात है। तो पहली एहतियात ये करनी है आपने कि जो डिस्काउंट आपने सफ़े पे लिखा था ना, देना उसको वही वाला डिस्काउंट है। ओके चलें जी, हिम्मत करें। अब कहें 15 to 60% भी एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। या 50 माइनस 50 का 40%, 30। मेरा मशवरा ही है, आगे मर्जी आपकी है, सेल ना इसमें बैलेंसिंग निकाला करें, और लाइबिलिटी जितनी खड़ी है ना, अब लाइबिलिटी अकाउंट को फारिग करें किताबों से। एक और भी जगह हमने शायद पढ़ा था, पता नहीं कहाँ, नहीं वहाँ नहीं पढ़ा था, एक और जगह मैंने पढ़ाया था। हाँ, वो जो डब्बा सामने बनाया था, 6 डब्बे बनाए थे, चीज़ें रिटर्न होनी थी, तो चीज़ें बेचते हुए सेल ऑन रिटर्न टाइप जो था, सेल ऑन रिटर्न टाइप, तो वहाँ पे जिस तरह किया था। जो लाइबिलिटी खड़ी है ना, इसको तो किताबों से क्या कर दें, फारिग कर दें। तो लाइबिलिटी को क्या करें, बोलें? कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कितने से? 11, और सेल 41। तो लिख लें, सेल बैलेंसिंग निकलेगी, सेकंड एंट्री में सेल बैलेंसिंग निकलेगी। सेकंड, हिंट्स लिखते रहें, सेकंड एंट्री में सेल बैलेंसिंग निकलेगी। अच्छा, इसका ना एक होमवर्क का सवाल भी है, होमवर्क में एक ही सवाल डला हुआ है, वो इसका होमवर्क का सवाल भी है। अच्छा चलें जी, डन हो गया। परसेंटेज जो है ना मेरे भाई, यहाँ पे आपने नॉर्मल डिस्काउंट वाली परसेंटेज लगानी है। नॉर्मल से मुराद, सॉरी, जो उस कस्टमर को दिया, जो उस कस्टमर के साथ स्पेसिफिक अरेंजमेंट हुआ, इस तरह लिख लो, जो उस कस्टमर के साथ स्पेसिफिक अरेंजमेंट हुआ। सबके साथ कितना अरेंजमेंट है? 10 का। इस कस्टमर के साथ ओवरऑल अरेंजमेंट, स्पेसिफिकली इसको बेनिफिट, हमारे कस्टमर को बेनिफिट कितना मिल रहा है? 30% का। डन। अच्छा, और दूसरी बात है, ये वाली सेल की फिगर भी मैं आपको चेक करवा सकता हूँ कैसे आई है, लेकिन इसमें ऐसी फुल टाइम जाया होगा, उसको कोई फायदा नहीं है। आगे चले। द कस्टमर मेड द परचेज ऑफ 20 ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट्स। कस्टमर इतनी ज्यादा चीजें नहीं लेने आया, सिर्फ कितने वाली चीजें लेने आ गया? 20 रुपए की चीजें लेने आ गया। 20 रुपए की जो भी चीज लेने आएगा उसे हमने कितने छोड़ देने हैं? 40% छोड़ देने हैं। सिनेरियो बी, बोलें जी। कैश कितने वाली चीज ली? 20 वाली, उसे कितना छोड़ेंगे? 20 का क्या आ गया? 8, 12। लाइबिलिटी को इसलिए खत्म करें कि ये ट्रांजैक्शन ओवर हो गई है। लाइबिलिटी अब किताबों में खड़ी रहने, कोई तुक नहीं है इसकी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 11, 23। यार मैं अगेन कह रहा हूं, पंगा ना लें। किसी ने ज़बानी सेल समझनी है तो एक दफ़ा समझा रहा हूँ, बार बार ना समझे। सेल में कहता हूँ बैलेंसिंग निकालें, पंगा लेना है तो सुन लें। फिर सोचा क्या था, कितने पैसे छोड़ेंगे। अब किसी ने सेल के साथ पंगा ले लिया कुछ बच्चों ने, अब सुन लें, फिर सारे ही सुन लें। फिर सोचा क्या था, कितना छोड़ेंगे? 11। छोड़ा कितना? ज़बानी बताएं यार कैलकुलेटर पे। 20 × 40%। छोड़ा कितना? क्या सोचा था, छोड़ेंगे कितना? 11। छोड़े कितने? 8। अब कम पैसे छोड़े, कम पैसे छोड़े। कितने कम छोड़े? 3 कम छोड़े। तो 3 कम छोड़े तो ये मुझे सेविंग एक तरह की होगी ना। 3 रुपए कम छोड़े, एक तरह की ये 3 रुपए की सेविंग होगी। और 20 वाली में चीज बेच रहा हूं, 20 से मैं 3, 23। पता नहीं कोई ये सेल एडजस्ट कर देती है। छोड़ो पर इन पंगों को। तो सिंपली सी बात, व्हाट यू आर सपोज टू डू, लायबिलिटी रिवर्स करनी है। तरतीब लिख लेना,
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तरतीब लिख लें। चलें जी आगे चलें। सी 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 कस्टमर आया ही नहीं। लाइबिलिटी किताबों में पढ़ी रहे, लाइबिलिटी किताबों में पढ़ी रहे। अच्छा तरतीब से यार, तरतीब से। कैश 0, तरतीब से चलें। उसके बाद दूसरा स्टेप कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 11 से। अब वो जो लाइबिलिटी थी उसको डिस्काउंट देने की 11, क्या वो लाइबिलिटी है या आया ही नहीं? अब तो 60 दिन गुजर गए, अब आ ही नहीं सकता। अब ये लाइबिलिटी है या सेल बुक कर लूं? तो जो लाइबिलिटीज पे ना करनी पड़े उनको खुशी कहते हैं ना, जो लाइबिलिटीज पे ना करनी पड़े उनको खुशी कहते हैं। इस तरह की एंट्री फाइनल अकाउंट के एक सवाल में की थी, सीटीपी 2000 का पड़ा हुआ था, जिसने वो टेंशन डाली थी, वो लाइबिलिटी पे नहीं करनी पड़ी थी, वो खुशी में डाल दी थी। यार ये एंट्री वैसे आप सही कह रहे हो, बिल्कुल एक्सेलेंट, बिल्कुल सही कहा है आपने। ये एंट्री 28 फरवरी को समझ लो या फिर कोई 5 मार्च को समझ लो, 60 दिन बाद 5 मार्च समझ लो, ज्यादा बेहतर होगा। 60 दिन जब गुजर जाएंगे। चलें जी पास पेपर का सवाल करें। अब टाइम है यार, मैंने कराने तो नहीं थे पास पेपर के सवाल, आपसे बाद में डिस्कस करने थे कोई वीडियो के साथ, लेकिन टाइम है तो करें। फिर आइए सेट कहाँ बना है। पास पेपर का सवाल करें, क्वेश्चन 11 का 2, जल्दी करें इसको, फिर साथ साथ कर लें। और फिर ऐसा करते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सुबह सीखी है उसके भी पास पेपर के सवाल कर लेते हैं। फिर पास पेपर के करें, अब सवाल देखी जाएगी जो होता है। पेज नंबर 140, इसमें बताएं कौन सा डिस्काउंट वोचर वाला? 2 तो कर लिए मैं इसमें से, बी वाला है सी वाला है? क्वेश्चन 11 बी वाला है सी वाला है डिस्काउंट वोचर? 3 वाला है। चलें जी 11 का 3 करें। जल्दी जल्दी पास पेपर 11 का 3 करें। यार कैमरा उधर रखो ना, उनको नजर आए कैसे करना है। आप पॉज कर दो, फाइल साइज कम होगा, पॉज कर दो जी। चलो करो, शुरू करो। जल्दी एंट्री कर लें। भाई जल्दी करो अब्दुल्ला। ले आओ भाई इधर। On Jacob February 21, PML sold car C to Gamma Limited for 3 million। भाईजान यार इसको काटें यार खुदा के लिए, कितने लोगों ने इसको काट दिया था? एक्सेलेंट, ये रॉन्ग एंट्री होती है, ये रॉन्ग एंट्री है, इसको 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 ना छेड़ें, अभी इसको छोड़ें पड़े, पहले ओरिजिनल तो कर लें हम, इसको काट दिया करें कि अकाउंटेंट ने क्या किया है। ऑन जकम फरवरी 2021 PML सोल्ड कार C to Gamma Private for 3 million Gamma। PML also provided GL a rupees 0.2 million discount voucher for future purchases of spare parts with 1 year। There is 80% likelihood that GL will redeem the discount voucher and will purchase the spare parts within 1 year। यार
अब देखें ना, उसने डिस्काउंट की परसेंटेज नहीं दी, डिस्काउंट की परसेंटेज नहीं दी, शायद उसने डिस्काउंट वगैरह परसेंटेज लगा के ही कोई फिगर दे दी है, डिस्काउंट की परसेंटेज नहीं दी। अब ये इस तरह के पंगे लेता है क्या। तो देयर इज PML also provided GL 0.2 million on discount voucher for future purchases of spare parts within 1 year। 6 महीने का टाइम दिया है, 60 दिन का टाइम दिया है, साल का। There is 80% likelihood that GL will redeem the voucher and will purchase spare parts within 1 year। By the end of year no spare parts were purchased। लेकिन ये मत समझिएगा कि आपने लैप्स करा देना है, मतलब ये है कि कोई दूसरी एंट्री कहता है मैं नहीं करवाना चाह रहा क्योंकि अभी साल नहीं गुजरा ना। गलती से आपने कहीं ये लैप्स वाली एंट्री तो नहीं कर दी, हाथ खड़ा करके बता दें, ये लैप्स वाली एंट्री नहीं करनी थी। क्यों नहीं करनी थी बताएं। ये ऑफर कितने अरसे तक है, साल तक है ऑफर। तो हमारा गाड़ी कब बेची है, 1 फरवरी को। ईयर एंड जरा देखें क्या 31/12, जो भी है 31/12 भी हो 30 जून, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साल ही नहीं कि सभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये लैप्स वाली एंट्री नहीं करनी। सिर्फ पहली एंट्री मांगी है उसने, वो भी ओरिजिनल और रॉन्ग और रेक्टिफाइंग। By the end of year, no spare parts were purchased. It normally sells car for ₹3 million with no discount voucher। तो इसमें तो ICAP ने जरा ज्यादा आसानी कर दी ना, ये ट्रांजैक्शन प्राइस दे दी, PML sold car for 3 million and also provided discount। नॉर्मली गाड़ी कितने की बेची जाती है, 3 की, तो वो तो इसने वाजे तौर पे बता दिया। अगर नॉर्मली कुछ और प्राइस दे देता तो फिर आप वो इधर लिख देते यार, आमतौर पे वैसे सेम होती है, मैंने कहा। हाँ जी 3, चलो 3000 का। अच्छा जी, डिस्काउंट वोचर कितने का, 0.2 मीन्स 200 इंटू 28515 एंट्री बताएं। सेल क्रेडिट, कैश क्रेडिट यार 3000 ना, 3000 ओरिजिनल हो गई, रॉन्ग। मैं बताता हूं, एंड रिकॉर्डेड द एंटायर अमाउंट एज सेल, और सारी अमाउंट किस में डाल दी, रेक्टिफाइंग एंट्री तो खुद ही कर लेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन में सही हुई है, कोई मसला नहीं। मोहतरम, दूसरी एंट्री 2 सूरतों में होती है, या कस्टमर चीजें लेने आ जाए, फिर भी लायबिलिटी डेबिट करने की तुक बनती है कि लायबिलिटी अकाउंट किताबों से खत्म करो, या टाइम चीजें लेने का खत्म हो जाए। अगर हमारे सवाल में कह रहे हैं अभी तक नो स्पेयर पार्ट्स आर इशूड, तो नो स्पेयर नहीं, अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग करें। नो स्पेयर पार्ट्स आर इशूड, तो चीजें लेने तो आया नहीं, तो ये जो 50 या 20 वाली चीजें लेने आया था ये भी नहीं हुआ सिनेरियो। दूसरी ऑप्शन या पॉसिबिलिटी क्या थी कि टाइम गुजर जाता, टाइम तो अभी गुजरा ही नहीं। क्यों नहीं गुजरा, इस वजह से दूसरी एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी एंट्री कब होगी, जब चीजें ले या जब साल पूरा हो जाए, दोनों नहीं हो रहे हमारे में। यार इसको ट्राई कर लीजिएगा, अगर टाइम मिला मैं आज ट्राई कर लूंगा। ये 1-2 दिन पहले हमने किया कि रिट्रोस्पेक्टिवली गाड़ियों की प्राइस रिड्यूस कर दी जाएगी। कहाँ लिखा हुआ है रिट्रोस्पेक्टिव, ये तो ये वो कल हमने सवाल किए थे परसों की क्लास में, वो जो लंबे से जिसने कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट पढ़ा था, 250 बिरयानी का डब्बा, 215 बिरयानी का डब्बा, तो ये वाला। ओके, 100% की, हाँ कि आएगा। भाई कह रहे हैं कि उसको है कि वो नहीं आएगा, तो फिर यहाँ 0% रेट लगेगा ना, फिर ये 0 आ जाएगा।
जी अगर साल बाद वो अगर ना आया तो फिर भी ये जो रॉन्ग एंट्री यही तो सही होगी, तो फिर कॉन्टेक्ट। हाँ, लेकिन यार वो जाहिर बात है, फिलहाल तो लाइबिलिटी बुक होनी चाहिए ना। अच्छा जी, आ जाएं भाईजान, बस 2 सवाल रह गए हैं फिर ख़त्म करें। 2 सवाल किधर है? नोट्स कौन सा है लेक्चर, किधर पड़ा है? नहीं 114 में ही है ना सब कुछ। चलो जी, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, किताब में गलती से एक जगह कस्टमर रॉयल्टी प्रोग्राम लिखा हुआ है। अच्छा, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम और डिस्काउंट वोचर और ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। लॉयल्टी प्रोग्राम में ये होता है भाईजान डिस्काउंट वोचर आ गया, लॉयल्टी प्रोग्राम आ जाना है, देख लो, ठीक है जी। तो कस्टमर लॉयल्टी, डिस्काउंट वोचर असल में वोचर होता है एक तरह का, आप एक ही दफा लाके जमा करा देते हैं। ये वोचर होते हैं एक तरह का, आप एक ही दफा लाके जमा करा देते हैं। और लॉयल्टी में कस्टमर को पॉइंट्स मिलते हैं, वो फिर जैसे जैसे आता रहता है अपने पॉइंट्स यूज करता रहता है। ठीक है, पॉइंट्स किस फॉर्म में मिलते हैं? हो सकता है वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन उसको हमने एक्सेस दे दी हो, उसका बिल हमने वेबसाइट में डाला हो, तो साथ ही उसको पॉइंट्स जनरेट हो गए हो। तो दोनों सेम थिंग है, दोनों में डिस्काउंट देने की लायबिलिटी हमारे ऊपर होती है। ओके, एन एंटिटी हैज अ कस्टमर, अल्लाह सबको कस्टमर देखे, एन एंटिटी हैज अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम that rewards a customer with 2 customer loyalty points for every 50 purchase। जो बंदा 50 रुपए का बिस्किट खरीदेगा कितने पॉइंट मिलेंगे? 2। घर जाके बेगम को मोबाइल पे चेक कराएगा मैं क्या ले आया, 2 पॉइंट। बेगम कहेगी 50 रुपए की चीज है ये, 2 पॉइंट पता नहीं क्या चीज है, आप कहेंगे ये इंटेंजिबल है। ओके, अगर 100 रुपए की चीजें खरीद ली तो 4 पॉइंट, सबर 150 की चीजें खरीद ली तो 6 पॉइंट, क्योंकि अगली फिगर आने लगी, आपसे पॉइंट नहीं निकलने, इसलिए मैं अभी तैयार कर रहा हूं। 50 की चीजें खरीदी 2 पॉइंट, 100 की चीजें खरीदी 4 पॉइंट, सोच रहे हैं साथ साथ। अच्छा, ईच पॉइंट इज रिडीमेबल ऑफ 5 डिस्काउंट। हर पॉइंट पे 5 रुपए छूटेंगे, हर पॉइंट पे 5 रुपए छूटेंगे। कुछ समझ आ रही है गल? अच्छा, तो बस सादा सी बात। तो कस्टमर 2 नहीं है, कोई थोड़ी देर बाद किसी ने कहना 2 कस्टमर हैं। अच्छा, चलिए आसान सी बात है। एन एंटिटी हैज कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम दैट रिवॉर्ड्स अ कस्टमर विद 2 लॉयल्टी पॉइंट्स फॉर एवरी ₹50 ऑफ। फर्स्ट कर लें 50 रुपए का एक बिस्किट का डब्बा है, एक बिस्किट का डब्बा लेंगे आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 2 बिस्किट के डब्बे लेंगे आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ईच पॉइंट, फिर पॉइंट जब आपके पास एक भी आ जाए ना, एक पॉइंट भी आ जाए, तो उस एक पॉइंट पे आपको कितने पैसे छूटेंगे? और अगर मेरे पास 2 पॉइंट आ गए 10 रुपए छूटेंगे, 3 पॉइंट आ गए 15 रुपए, कॉइन बंटे, कुछ इस किस्म की चीज समझ लें। अच्छा, ऑन एनी फ्यूचर परचेज ऑफ द एंटिटीज प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग 2001 कस्टमर्स परचेज प्रोडक्ट्स ऑफ ₹2 लाख। इसके शहजादे के पास पॉइंट्स बताएं कितने हैं? हिम्मत 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 हिम्मत, पॉइंट्स बताएं। 2 लाख की चीजें खरीद ली हैं, 2 लाख की चीजें खरीद ली हैं, एक्सेलेंट। थोड़ा सा हिम्मत करना पड़ेगा आपको। नहीं यार, आगे लिखा हुआ छोड़े ना, आगे जरूरी तो नहीं पेपर में लिखा हो, आगे जरूरी तो नहीं पेपर में लिखा हो जी। बता दें जी, 2 लाख की मैंने चीजें खरीदी हैं, मैंने 2 लाख के बिस्किट खरीद लिए हैं कि पूरे 6 महीने कस्टमर्स को खिलाऊंगा, दुकान पे रख लिए। 2 लाख डिवाइडेड बाय 50, पहले देख लो, चलो 1 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8,000 पॉइंट्स। अब इसके ना याद रखने का कोई तरीका होना चाहिए, वो बड़ा आसान है, वो बड़ा आसान है। मैं एक चीज लिखूंगा, आप कहेंगे ओ अच्छा 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 अच्छा, बोले इधर रुपीस लिखें, ऊपर भी रुपीस लिखें, नीचे भी रुपीस लिखें, और इधर पॉइंट्स लिखें, तो जाहिर बात है फिर पॉइंट्स ही आ जाएंगे ना। वो जो गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिकॉर्ड, तो इस तरह पॉइंट्स आप निकाला करेंगे। वैसे तो सवाल में ना गिवन थे, लेकिन फिर भी निकाल लें। 2 लाख को 2 लाख रुपए को 50 रुपए से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कितने पॉइंट से किया?
कितने पॉइंट्स आगे? अच्छा जी, आम लोग आके 2, 4, 10, 15, 20 पॉइंट लेते हैं, कोई वैशी आया 8000 पॉइंट लेके चला गया। अब ये कितने पॉइंट माशाल्लाह घर लेके गया है? घर वालों को दिखा रहे आई डू हैव 8000 पॉइंट, जैसे गेमों में। सबर सबर। अच्छा भाईजान, अगला सवाल वही रहा। पॉइंट, एक पॉइंट कितने का है? एक पॉइंट कितने का है? 5 रुपए का। दुकानदार कितना डिस्काउंट देने का लायबल फील करे? नोट कर लें, दुकानदार 40,000 डिस्काउंट देगा। बस अब एलोकेशन आप देख लें खुद। डन। अच्छा जी, आगे चलें। ओए होए 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 होए, दुकानदार कह रहे ये तो 8000 पॉइंट तो खुशी खुशी में ले गया है, लेकिन पॉइंट रिडीम कराने इसने कोई नहीं आना। पॉइंट रिडीम कराने के लिए चीजें भी खरीदनी पड़ती हैं, उसके लिए पैसे भी चाहिए। ऐसे पॉइंट से चीजें मुफ्त नहीं मिलती, पॉइंट रिडीम कराने के लिए और चीजें खरीदनी पड़ती हैं। दुकानदार का अंदाजा है 7500 पॉइंट रिडीम कराएगा। थोड़ी देर पहले मैंने सवाल कराया था, 100 रुपए की चीजों पर उससे ऑफर की थी डिस्काउंट की, उम्मीद थी कितनी लेके, उम्मीद थी कितनी? अब हिम्मत करके मुझे बताएं क्या करेंगे? एक्सेलेंट, ये करके आपने काटना है वरना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। 75 और यार हो गया ना, वो तो समझ जाया करें ना बस। 7500 इंटू ₹5 37। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं, जितने पॉइंट दें उतनी लायबिलिटी बुक करें या जितने पॉइंट रिडीम करना एक्सपेक्टेड हो? जितने रुपए की चीजें खरीदने पे ऑफर करें उसके ऊपर कैलकुलेशन करें, या जो चीजें खरीदना एक्सपेक्टेड हो, या जो चीजें खरीदना, जितने पॉइंट्स ऑफर करें या जितने पॉइंट्स अगला अवेल करने का चांस हो। ठीक है जी, लिख लें। इस 8 को क्या लिखेंगे? टोटल, और 7500 को एक्सपेक्टेशन। मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है? 7500 पॉइंट लेगा। जी भाईजान बता दें, कस्टमर्स को जितने पॉइंट दें उतनी लायबिलिटी बुक किया करें, या जितने पॉइंट वो यूज करेंगे हमारी नजर में? डन हो गया जी। अच्छा, अब यार काम तो वही है, सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी, काम तो वही है। जो फिगर इधर आनी है वो इधर भी आ जानी है, अनलेस के सवाल कुछ और बता दे। जो फिगर इधर आनी है वो इधर भी आ जानी है। हाँ जी बताएं, चीज कितने की बेची है? 2 लाख की। तो ट्रांजैक्शन में डील कितने में टैप आई? ट्रांजैक्शन कितने की हुई? ट्रांजैक्शन का मतलब कस्टमर से भी तो 2 लाख ही आने हैं, और ये अकेले भी चीज 2 लाख की बेची जाती है। डिस्काउंट वोचर की प्राइस नहीं यार, इधर कैलकुलेशन शो कर दो एग्जामिनर को। प्राइस कितनी, कितने थे? 8000, लेकिन हमने काट के कितने कर दिए? 7500 पॉइंट्स। हर पॉइंट पे कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा? 5 रुपए का। 237 नोट। कोई नहीं, वो आप लायबिलिटी वो कर देना। देखो
नो प्रॉब्लम। 80 माइनस 20%। भाई पूछ रहे हैं पिछले सवाल में ना आपने सिनेरियो से ऊपर एक्सीड नहीं करवाया, तो 80 रुपए की चीजें खरीद ली, 80 माइनस 40% ऑफ 80 ये फिगर आ जाएगी, 11 डेबिट करोगे सेल बैलेंसिंग आ जाएगी। होमवर्क के सवाल में है ऐसा मेरे ख्याल से, कोई यानी कि डिफरेंट नहीं है। सही सवाल आपने पूछा, कोई डिफरेंट चीज नहीं है यार। इन पे ना चीजों पे थोड़ा सा फोकस कर लिया करें और घर में ना वजह सोच लिया करें ये क्या है। दोबारा सुन लें, कितने पॉइंट मिलने हैं कितने रुपए की चीज खरीदने में। अच्छा अगली बात, पहले हमने दुकानदार से सवाल पूछा, अबे क्या देगा, कहते हैं 2 पॉइंट दे दूंगा तुझे 50 की परचेज पे। अगला सवाल हमने पूछा ये जो 1 पॉइंट है इसकी वर्थ क्या है, कहते हैं 1 पॉइंट के वर्थ कितने रुपए है, 5 रुपए। चलें जी, इसी तरह फिर सिनेरियोज बना लेंगे। एंट्री बताएं, पहली एंट्री यही वाली एलोकेशन करनी थी आपने, कितनी है 579 2 लाख 168। क्या परफॉर्मेंस दोपहर को तेज हो जाती है इनकी। 579। अच्छा यार इसमें ना ज्यादा आसान है, इसमें इधर देखो, इसमें ना कैश की एंट्री अलग होनी है, कैश और सेल की जो चीजें वो लेके जाएगा। इसमें बस लाइबिलिटी और सेल की एंट्री हुआ करेगी। इसमें अगली एंट्री बस लाइबिलिटी डेबिट और सेल क्रेडिट। जैसे जैसे पॉइंट रिडीम करता जाएगा लाइबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट, लाइबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट। ये एंट्री तो हो गई ना, इसको मैं मिटा सकता हूं। शो द जर्नल एंट्रीज फॉर 2001, assuming that by the end of 2001 2500 of these points had been redeemed and the estimation that 7500 point would be redeemed remained the 2001 के एंड पे हमारा अभी तक यही अंदाजा कि वो कितने पॉइंट रिडीम कर लेगा, 7500, जैसे कि हमने सोचा था। ओके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, वो वाली वर्किंग करना मकसूद नहीं है, उस तरह की वर्किंग कर रहा हूं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, पॉइंट्स रिडीम्ड आज तक 20 डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड पॉइंट्स, कितने परसेंट रिडीम हो गए, 33%। राउंड कर दो यार, कितने परसेंट पॉइंट रिडीम कर गया, तो रेवेन्यू फिर लाइबिलिटी को खत्म करके कितना रेवेन्यू बुक कर लें। अब ये कोई इंडिपेंडेंट सिनेरियोज नहीं है, ये एंट्री थी 1 जनवरी 2001 की, ये एंट्री है 31/12/2001 की, कोई इंडिपेंडेंट सिनेरियोज नहीं है। ये एंट्री 31/12/2001 की, शायद मेरे मुंह से इंडिपेंडेंट एंट्रीज निकल गया था। ये 31/12/2001 की एंट्री, कितना रेवेन्यू बुक करूं, 33%। अब वो बनाने की जरूरत नहीं, सेल कॉस्ट ऑफ सेल या खाली सेल पे लगा दूं, खाली सेल। क्या लाइबिलिटी बुक की हुई है, अब कितनी लाइबिलिटी को सेल में कन्वर्ट कर दूं। लाइबिलिटी इधर ऊपर देखें, लाइबिलिटी कितनी थी, उसमें से कितनी लाइबिलिटी मैंने सेल में कन्वर्ट करनी है, 2500। तो सिंपल पकड़ें लाइबिलिटी की फिगर, 31579 इंटू 33%, 10। तो इसमें मैंने बताया था एंट्री ना जरा आसान है, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि चीज की सेल अलग बुक हो रही होगी। अगर उसे कोई चीज बेच रहे हैं उसकी सेल अलग बुक हो रही होगी, वो जो सेल बुक हो रही होगी वो इस सेल के साथ इकट्ठी होके ओवरऑल सेल आ जाएगी बिजनेस की। इसकी एंट्री आसान है। लिखें पॉइंट्स रिडीम होने पे कैश डेबिट करने की जरूरत नहीं, पॉइंट्स रिडीम होने पे कैश डेबिट करने की जरूरत नहीं।
नहीं, मैं सिर्फ इसका रेवेन्यू फिलहाल बात कर रहा हूँ, फिलहाल इसका रफ वर्किंग टाइप, इसका रेवेन्यू इनटू 1041 421 10, ये एज ऑन है, ये फॉर द ईयर, वही सेल नीचे उतार लें। रेवेन्यू कितना माना कि इस साल का ये रेवेन्यू भी है, उसको अलग रखें। यार ये कैलकुलेशन ना उसी तरह करनी पड़ेगी। वजह ये है कि अगले साल ना एस्टिमेशन चेंज होना है, तो जब अगले साल एस्टिमेट चेंज होगा तो ऑब्वियसली फिर अगले साल भी एज ऑन P&L बनाएंगे, फॉर द ईयर बनाएंगे, फॉर द ईयर की बेस पे क्या बुक करेंगे, सेल बुक करेंगे। तो उसी अगले साल असल में ना अंदाजा बदल रहा है, मसला ये हो रहा है। अगले साल देखें क्या हो रहा है, पहले पहला साल देख लें, मेरा पहला साल मुकम्मल हो गया, मैं आपको नोट करने का टाइम दे देता हूँ, मुझे बता दें जी, उसी तरह चलें। कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की जगह लॉयल्टी पॉइंट्स, नहीं फिलहाल एक साल के एंड पे रहो ना, जल्दी ना करो। फिलहाल बताओ क्या होता था, कॉस्ट आज तक की और टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट, इसकी जगह पॉइंट्स आज तक के और टोटल पूरे प्रोजेक्ट के पॉइंट्स, इसको देख के परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल ली। कितनी सेल अभी तक बुक नहीं की हुई, कितनी सेल अभी तक बुक नहीं की हुई, 7500 यूनिट्स की बुक नहीं की हुई, तो 7500 में से कितने बुक कर लें, 2500, यानी कितनी, ये फिगर पकड़ा करेंगे, ये मेरा रेवेन्यू हुआ करेगा जिसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते थे, ये वाला रेवेन्यू हुआ करेगा। इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, कितने परसेंट लगा देंगे, 33%। कितना रेवेन्यू बुक हो गया, तो अक्ल भी यही कहती है कि 31,000 की अगर लाइबिलिटी थी तो 33% अगर हमने सेल कर दी तो फिर 10,000 की लाइबिलिटी बुक हो इंशाल्लाह 2002 का आप खुद करेंगे, एज ऑन भी और फॉर द ईयर भी ट्राई करें 2002 का। अगले साल क्या बना, फॉर 2002 assuming by the end of 2002 further 3,000 of these points had been redeemed and that estimate that 7500 of the points would be redeemed had been changed to, जितनी तेजी से आप वो चीजें लेने आ रहे हैं ना, तो हमें डर है कि आप वो कितने पॉइंट्स रिडीम करा जाएगा। डन हो गया। अब आपका चैलेंज है आज तक के पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉइंट्स, चलें पूरा करें। बिल्कुल उसी तरह नहीं, वो परचेज चीजें जो करेगा ना उसकी अलग एंट्री होगी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, इस एंट्री को अलग चला रहे होंगे। कभी कभी ना जिंदगी में, इधर लाओ यार कैमरा, थोड़ा सा लंबा काम कर लेना चाहिए लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को नहीं हिलाना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में ना लंबा काम कर लेना चाहिए, कॉन्सेप्ट को नहीं हिलाना चाहिए। फारिग करें सारी चीजें। पहले साल कितने पॉइंट रिडीम किए हैं, 2500, और टोटल क्या उम्मीद थी कितने पॉइंट रिडीम कर लेंगे, 7500। अच्छा, दूसरे साल आए फॉर द ईयर, दूसरे साल फॉर द ईयर कितने रिडीम किए हैं, 3000, और टोटल कितना हो गया, 70। तो ये मैं कह रहा हूँ, वो जो मैंने कल कहा था एक डब्बा इस तरह का बना लिया करें। तो कभी कभी अगर काम थोड़ा लंबा हो जाए, कॉन्सेप्चुअली नहीं हिलना चाहिए हमें, बनाना है बना लें, कोई मसला नहीं जी। अब आपको याद है, आप जो आखिर में भाई बैठे हुए, क्या नाम है आपका, क्या, अली। जब मैंने कल ये ऐसे लगाया था ना तो अली परेशान हो गए थे। जब मैंने ऐसे लगाया था तो इनका चेहरा एकदम बन गया था। फिर ऑब्वियसली एक दो सवाल हमने किए तो ये रनिंग में आ गए थे, तो यानी कि समझ आ गया था यार इसमें क्या, अब जुबान से कोई बात निकल जाती है। आप बता दें आज तक के पॉइंट्स 5500 और टोटल पॉइंट्स
अब ये कैलकुलेशन मैं किसी और तरह भी करा सकता था, लेकिन मैंने सोचा था जिस तरह वो कैलकुलेशन कराई है उसी तरह ये भी करवा दो, कंसिस्टेंसी हो जाती है ज़रा चीज़ों में। हाँ जी 7500 रिवाइज हो गया, 7700 हो गया, 2500 जमा 55। अच्छा मेरा मार्कर जहाँ होता है अगले वाली फिगर लिखवा रहे होते 70। अच्छा भाईजान ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एज ऑन है फॉर द ईयर है, ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एज ऑन है फॉर द ईयर है। अगर ये फॉर द ईयर है तो फिर प्रोजेक्ट पता नहीं कि प्रोजेक्ट को क्या हो गया, ये तो 100% से भी ऊपर निकल गया। तो ये एज ऑन टाइप फिगर आएगी रेवेन्यू की या इससे फॉर द ईयर? एज ऑन टाइप, वो वापस नहीं आना। अच्छा रेवेन्यू 2002 का रेवेन्यू बोलें जी, असल में यही अनरिकॉर्डेड सेल है ना, इसकी तो टेंशन नहीं, ये तो रिकॉर्डेड सेल है, यही अनरिकॉर्डेड सेल है ना। कितनी 70 P&L for the year. ये कैरी डाउन रेवेन्यू, ये ब्रॉड डाउन रेवेन्यू। किसी एक को चलने दो 12,000। अच्छा फिगर सीधी सीधी घुमाया बड़ा, 12,000 आ गया भाई। तो 31/12/2002 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट। और भाईजान आहिस्ता आहिस्ता यूनिट रिडीम हो रहे हैं, इसमें कोई इंडिपेंडेंट सिनेरियोज नहीं है। ये कितना है 1042 अखीर होने लगी है, अखीर होने लगी है। जिस जालिम ने एरो क्लोज नहीं किया ना उसने पुट्ठा चलना है। एरो लगाएं उधर को और वो एरो लगाएं इधर को। डन जी, अब नोट करने का टाइम दिया जाए। हाँ जी ये वाली में चेंज नहीं होती अब कुछ, इसमें क्या चेंज होना है? लाइबिलिटी खत्म ही करनी है, आहिस्ता आहिस्ता डेबिट करनी है बस। इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही लाइबिलिटी बुक की जाती है बस। अच्छा यार इस तरह का, चलो नोट कर लो पहले। ले आओ इधर कैमरा। अगर इस तरह का सवाल कभी आपका करने को दिल चाहा तो एक सवाल है पेज 129 पे एग्जाम्पल 6, पेज 129 पे एग्जाम्पल 6। लेकिन ये सवाल जरा समझ लें क्या है, इंशाल्लाह हो जाएगा, आपसे कोई मसला नहीं है। अगर कभी रिवीजन का मूड हो ना, इस ऐसा सवाल एक और मैं कर लूँ। तो इसमें 2001 का डाटा है, देखें इधर किताब में यार, ये पेज 129 साथ नोट्स पे लिख लो ना, पेज 129 पे जैसा सवाल है। कुछ क्रॉस रेफरेंसिंग कर लिया करें, FR2 के बच्चे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अच्छा इसमें देखें है क्या, 2001 का डेटा है, 2002 का डेटा है, 2000, लेकिन इधर देखें एक्सपेक्टेशन 9500 ही है। ऐसे ही 2002 का सवाल दोबारा बना लिया, 2002 का सवाल दोबारा बना लिया, एज्यूमिंग कि 9500 एक्सपेक्टेशन नहीं है बल्कि, तो असल में ये ABC हो गया 1 में 2 में 3 में। लेकिन ऐसे ही एज्यूम किया कि फर्ज करो 2002 में एक्सपेक्टेशन कितनी होती और कितनी हो जाती 9700। करना इस सवाल को कर लीजिएगा। ओके अच्छा अब यार एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने रोक के रखा हुआ था,
ये हद होगी यार, रेवेन्यूज पे पूरी क्लास लग गई है। अच्छा इधर देखें, ये देखें, कैश रिसीव्ड, गुड्स डिलीवर्ड। फ्यूचर वैल्यू पे सेल बुक करनी है, प्रेजेंट वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू पे, फ्यूचर वैल्यू पे नहीं ओ भाई ये फ्यूचर वैल्यू पे बुक होती है। देख लेते हैं ठहरे ठहरे ठहरे, फ्यूचर वैल्यू पे सेल बुक होती है। देखें भाई, मैंने ये सिनेरियो बोला था यार, कैश अभी आ रहा है तो कैश तो गिवन है, कैश को किस पे लेके जाना है, फ्यूचर वैल्यू। तो बता दें जी, अगर कैश इधर हो और गुड्स इधर डिलीवर हो तो सेल को किस पे लेके जाते हैं, कैश की तो अमाउंट पता होती है, फर्ज करें कैश है 500 रुपए, इसको उठा के 600 पे ले जाएंगे, डिस्काउंट तो कर नहीं सकते। डन। एक बात आपसे इस कॉन्सेप्ट की रोक के रखी हुई थी, कैश रिसीव हुआ इधर, सर्विसेज रेंडर हुई 1 साल, फिर सर्विसेज रेंडर हुई दूसरे साल, सर्विस रेंडर कर रहे हैं, हाँ ओवर द पीरियड सर्विस रेंडर कर रहे हैं, गुड सेल नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हैं। आप जरा सादा सी बात आप मुझे बता दें कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहले तो आप मुझे ना इसकी एंट्री बताएंगे, इसकी एंट्री बताएंगे, कैश रिसीव हुआ जमादार को इस दिन, 1 साल यहां पे उसने रेवेन्यू बुक करना है सर्विस देके, फिर उसने यहां पे रेवेन्यू बुक करना है। इंटरेस्ट को निकाल कर एंट्रीज पहले बता दें, कैश डेबिट लायबिलिटी टू गिव सर्विस क्रेडिट, पहले साल सर्विसेज दे दी, लायबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट, सर सेल या सर्विस इनकम जो भी कर लें, लायबिलिटी डेबिट सेल या सर्विस इनकम क्रेडिट। डन। बता दें जी, इधर पैसे आए 2 साल के सर्विसेज के एडवांस में, कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। ओके, आज के नोट्स का आखिरी सवाल, पहले इस सवाल का कॉन्सेप्ट बताएं। यार उसे मैसेज करो, शहबाज को भेज दें, किसी को कर सकते हो मैसेज, कौन सा है भाईजान पेज ना, ये आज के नोट्स 114, हाँ क्वेश्चन नंबर 30। कोइन लिमिटेड एंटर्ड इनटू आ, पेज 7 आज के नोट्स का, कोइन लिमिट, ओ भाई यार ना 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 ना, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, एक छोटी सी कैलकुलेशन है मैंने शो करनी है। कोइन लिमिटेड entered into a 2-year contract on Yakam January 17, चुप जरा, on Yakam January 17 with a customer, क्यों कोइन लिमिटेड जमादार है, entered into a 2-year contract with a customer। यार शहबाज को बुलाओ, पूछो कोई है, for the maintenance of computer network, जमादार कंप्यूटर के अंदर जरासीम दूर करेगा। QL will make an immediate payment of 5 lakh। QL entered into a 2-year contract with a, सॉरी यार ये तो सेलर था भाईजान, ये जमादार कहाँ से था, सेलर, ये तो यार इधर उधर की जब बातें करते हैं दिमाग की इधर ही बना देते हैं। सेलर एंटर्ड इनटू अ 2, डालने तो दिया करें अपने ऊपर, सेलर एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा जी, किसको इनफ्लो होगा, किसको आउटफ्लो होगा, सेलर को इनफ्लो होगा और बायर का आउटफ्लो होगा। QL विल मेक एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ 5 लाख ऑन यकम जनवरी। QL मेक करेगा, ओ भाईजान मेक कहाँ से हो गया, QL विल रिसीव
QL विल मेक कहाँ से हो गया, हद होगी यार, ये सवाल बनाते हुए पता नहीं क्या हुआ होता है। QL विल रिसीव पेमेंट, सेलर रिसीव करते हैं ना मेरे भाई, QL विल रिसीव पेमेंट, बोले 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 ऑफ ₹5 लाख ऑन 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 1 जनवरी 2017। डिस्काउंट रेट कितने यार, अगर आपने ये कर दिया ना अखीर हो जानी है। 500 आज आ गया है, 500 को इधर नहीं लेके जाना, इस तरह नहीं फ्यूचर वैल्यू निकालनी माय जिगर, इस तरह फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालनी। 500 आ गया है, थोड़ी सी सर्विस इधर दूंगा, थोड़ी सी सर्विस, अगर गुड सेल करनी होती तो इस तरह फॉर्मूला लगता। अब आपने इस तरह नहीं, अब आप एक डायग्राम सी बनाएं, अब भाईजान करें करें करें, फ्यूचर वैल्यू क्या आई है, ये लीज की उल्टी है। सॉरी यार, हाथ होगी, आप तो सीरियस हो जाते हैं, ये लीज की उल्टी है। और भाईजान लीज में इधर 2 पेमेंट्स होती थी, उनको उठा के इधर ले आते थे, और 11 इधर रेंटल होता था, 300 300 इधर बुलाना आता है, इधर वाले को इधर फेंकना क्यों नहीं आता? ट्राई करें ट्राई करें, इधर इधर वाले रेंटल को इधर बुला लेते थे, इधर इधर वाले को इधर फेंकना क्यों नहीं आता? पर ईयर बताएं, पर ईयर फर्ज कर लो लीज है, फर्ज कर लो लीज है, ये पीवी है, इसकी एफवी बता दें यार। लीज की तरह चलूं, क्लास है 4:15, बच्चे नहीं आए हुए, चलें खैर अच्छी बात है। तो भाईजान पीवी गिवन एक तरह की, ये पीवी है ना लीज वाली, 500 इज इक्वल टू 1 माइनस, और भाईजान 2 कांस्टेंट पेमेंट्स को डिस्काउंट करना है ना, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय कितने कितने आए। अब बोलें क्या ये आर लगा दूं अगर आपकी इजाजत हो, इधर रेंटल वाला आर लगा दूं, जगह निकाल के रेंटल वाला आर, हिम्मत करके बता दें पीवी इज इक्वल टू रेंटल करते थे ना, पीवी इज इक्वल टू रेंटल इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई, डन। तो अब मुझे बता दें ये पीवी एक तरह की, ठीक है जी, ये रेंटल 1 माइनस 1 प्लस आई, तो 1 माइनस 1 प्लस आई, ये रेंटल 1 साल का आ गया 296। अगर किसी को तसल्ली नहीं हो रही 296 को यहां लिखे 2 दफा, और लीज की तरह क्या कर ले, डिस्काउंट कर ले, लीज की तरह पीछे ले आए, डन। अब ये बन उसी तरह जाएगा, 500 रुपए, फिर 60 का इंटरेस्ट, फिर 296 के रेंटल नहीं है यहाँ, 296 का क्या बुक होने, रेवेन्यू, फिर इंटरेस्ट निकलेगा, फिर 296 का ट्राई कीजिएगा, वरना फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ओवर करें।